हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गुडविल के सेकंड पार्ट के साथ, जहां पर हम सबसे पहले समझेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। देखिए, सुपर प्रॉफिट मेथड को समझने के लिए हमें इसके कुछ फॉर्मूलाज समझने पड़ेंगे। तो इसमें 3 से 4 फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद करने, पहले उन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं क्या है, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको, क्योंकि गुडविल निकालनी है तो आपको गुडविल का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर, उसमें आप सुपर प्रॉफिट को पहले निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हम लोग समझ चुके हैं पिछले सेशन के अंदर, जहां पर हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में यूज किया था। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, देखिए, अब इस सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए एक सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला है वो नोट करते हैं पहले। तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आपको जितना भी आपके पास एवरेज प्रॉफिट होगा, उस एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दो बातें आ गई। ये एवरेज प्रॉफिट कौन सा एवरेज प्रॉफिट है? ये वही एवरेज प्रॉफिट है जो पहले हम लोग गुडविल के अंदर यूज करते थे नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन नाउ व्हाट इज दिस नॉर्मल प्रॉफिट? तो नॉर्मल प्रॉफिट को भी अब हमें निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी हम लोग एक बार पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको जितना भी एवरेज आपने कैपिटल एम्प्लॉयड का लिया है, अब ये क्या है ये भी समझते हैं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 यहां पर हम लोग कर देंगे। अब ये क्या होते हैं, चलिए देखिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर मैं बात करूं कैपिटल एम्प्लॉयड यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो उसको निकालने का भी एक फॉर्मूला है हमारा, जहां पर आपको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2, जैसे कि हम किसी भी तरह का एवरेज निकालते हैं तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2 करके हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है जी? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो आप इसको अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है, एन अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज व्हाट इज इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला समझे। अब एनआरआर का क्या मतलब होता है, चलिए एनआरआर को भी समझ लेते हैं। एनआरआर का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की, तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है। देखो, एनआरआर का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, मैं यहां पर दोबारा से लिख रहा हूं, एनआरआर इक्वल्स टू जितना भी हमारा रिस्क फ्री रिटर्न होगा, रिस्क फ्री रिटर्न होगा, प्लस उसमें यानी हम ऐड कर देंगे रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम तो हमारे पास निकल के आ जाता है एनआरआर। अब ये क्या है? देखिए, आज जो भी सेशन हम लोग कर रहे हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने फर्स्ट टाइम देखी हैं। एक एक करके सबको समझेंगे और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये, एक बार आपको सिर्फ समझना है। देखिए, हम शुरुआत करते हैं पहले एनआरआर से। ये एनआरआर क्या होता है? एनआरआर में हमने बात करी रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। तो अब ये रिस्क फ्री रिटर्न क्या है और रिस्क प्रीमियम क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान के चलते हैं बच्चे, आपके पास कुछ पैसे आ गए, से आपके पास 10 लाख रुपीस आ गए, ठीक है, आपके पास 10 लाख रुपए आ गए। आपने बोला मुझसे आकर के कि सर आप मुझे बताओ मैं इस 10 लाख रुपए का क्या करूं, कैसे इस 10 लाख रुपए को यूज करूं कि मैं सेफ रहूं, मैं सिक्योर रहूं और मेरे पास कुछ इनकम आनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि देखो आप एक काम करो, आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है आप इसको बैंक में ले जाओ, बैंक में जमा करा दो, बैंक में एक फिक्स्ड डिपॉजिट करा दो। तो बैंक की फिक्स डिपॉजिट से क्या होगा, आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मे बी मान लेते हैं अभी के लिए कि आपको 10% पर एनम के हिसाब से आपकी
वैल्यू पर, आपके 10 लाख रुपए पर हर साल 10% का इंटरेस्ट आपको बैंक देता रहेगा, और ये जो 10 लाख रुपया ये आपका एज इट इज सेफ रहेगा। तो ये आपका सेफेस्ट वे है जिसमें आप 10% इजीली अर्न कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है आपके पास कि आप इस 10 लाख रुपए को बिजनेस में लगा दो। आप इस 10 लाख रुपए को बिजनेस में लगा दो। अब बिजनेस में क्या होता है बेटा, बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क होता है, ठीक है, बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क होता है। तो आप चाहो तो बिजनेस में भी पैसा लगा सकते हो, रिस्क ले सकते हो। तो फिर आपने पूछा सर मेरे को बिजनेस में लगाने का कितना फायदा होगा, क्या मिलेगा? तो मैंने बोला कि देखिए, आप जब बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आपको 18% पर एनम के हिसाब से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक फिगर बता दिया आपको कि करीब करीब आपको 18% पर एनम का रिटर्न इसमें मिल जाएगा अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हो। लेकिन अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको 10% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या समझे, देखिए ये जो आप 10% कमा रहे हैं यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट करने के बाद, इस 10 लाख रुपए को आप 10% पर एनम के हिसाब से अर्निंग कर रहे हैं, जिसमें आपका देयर इज नो रिस्क। तो ये जो है ये रिस्क फ्री है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। बैंक जो डिपॉजिट है उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, वहां पे आपको 10% मिलेगा ही मिलेगा, और ये आपका एज इट इज सेव रहेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस में लगाते हो तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क आपको जरूर लेना पड़ेगा, लेकिन उसके बदले में आपको 18% पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 8% एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो तो ये जो 8% एक्स्ट्रा कमाने के लिए आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। यही होता है रिस्क प्रीमियम, ठीक है। तो यहां पर आप क्योंकि रिस्क ले रहे हो तो आपको रिस्क लेने का जो रिस्क प्रीमियम मिलने वाला है वो कितना है, वो है 8%। मतलब बिना रिस्क लिए आप 10% कमाएंगे, और अगर रिस्क लेंगे तो उसमें 8% एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल जाएगा आपको, तो टोटल मिला करके आप 18% कमाएंगे। तो अब आपको यहां पर ये समझ में आ गया होगा कि रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब होता है जो कि नॉर्मली किसी भी को मिल जाएगा, ठीक है। प्लस रिस्क प्रीमियम का मतलब अगर आप रिस्क ले लेते हो तो उससे आपको कितना फायदा होगा, तो यहां पर आपको कम से कम 18% आप इजीली कमा सकते हो इस तरह के बिजनेस में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी इन शॉर्ट एनआरआर हम जिसको हम लोग बोल रहे हैं, राइट। तो चलिए आपको ये तो समझ में आ गया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। अब शुरुआत से शुरू करते हैं। गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं जब हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझा था। अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। ये जो सुपर प्रॉफिट है इसको समझने के लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। देखो मान के चलते हैं हमारे पास दो शॉप्स हैं, ठीक है। ये हम दो शॉप्स का एग्जांपल लेते हैं, एक का नाम रखते हैं ए, शॉप ए, और एक है शॉप बी, शॉप बी। अब ये जो दोनों शॉप्स हैं ये दोनों की दोनों शॉप्स एक ही जैसे बिजनेस में, सेम बिजनेस में है, ठीक है। एक ही जैसा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ, एक ही जैसी वैरायटी है, एक ही जैसी लोकेशन है, सब कुछ एक जैसा है, आमने सामने दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ठीक है। दोनों की दोनों सेम तरह के बिजनेस को कर रही हैं। अब यहां पर ए जो है वो हर महीने का मान लेते हैं 10,000 रुपये कमा लेता है अपनी शॉप में से, जबकि बी हर महीने 25,000 रुपये कमाता है, ठीक है। शॉप ए वाला 10,000 रुपये महीना कमा रहा है और शॉप बी वाला 25,000 रुपये महीना खा रहा है, 25,000 रुपीज मंथली कमा रहा है। तो क्या फर्क है इसमें, क्यों ए कम कमा रहा है, क्यों बी ज्यादा कमा रहा है? तो बच्चे क्योंकि कहीं ना कहीं बी अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देता होगा, ठीक है। इन सर्विसेज की वजह से इसके पास रिटर्निंग कस्टमर होंगे, रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे। जो कस्टमर एक बार इससे सामान लेकर के गया दूसरी बार इसी के पास रिटर्न होता होगा। इस वजह से इसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। ए क्योंकि ज्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं देता या नो सर्विसेज, सिर्फ ये अपना बिजनेस कर रहा है, कोई एडिशनल सर्विसेज नहीं दे रहा, तो इस वजह से ए एक नॉर्मल पैसा ही कमा पा रहा है।
एक उतना ही पैसा कमा पा रहा है जितना कोई भी इस तरह की शॉप में कमा लेगा बैठ करके बिना अच्छी सर्विसेज दिए। लेकिन बी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर रहा है, कस्टमर्स को सर्विसेज दे रहा है, जिस वजह से इसके कस्टमर्स रिपीटेडली इसके पास आ रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्निंग कस्टमर्स होने की वजह से ये ज़्यादा कमा पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने सर्विसेज दे करके कहीं पर कुछ अपनी गुडविल अर्न कर लिया, ठीक है, अपना इमेज बना लिया, अपना रेपुटेशन बना लिया। इस वजह से ये जो बी है वो ज़्यादा कमा पा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये बात समझ में आई। अब इसमें सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो 10,000 रुपीज ए बिना किसी सर्विसेज दिए कमा रहा है, इसका मतलब है कोई भी आ जाए इस तरह के बिजनेस में जिसको सर्विसेज देनी नहीं भी आती तो वो भी कम से कम 10,000 रुपये कमा लेगा, ठीक है। जबकि बी जो कि अच्छी सर्विसेज दे रहा है वो 25,000 रुपये कमा रहा है। इसका मतलब ये जो बी 25,000 रुपीज कमा रहा है, कोई और भी नॉर्मल बिजनेस कमाए करेगा इस काम को तो वो 10,000 रुपये कमा लेगा। तो इसके हिसाब से 15,000 रुपीज का जो एडिशनल अमाउंट, ये जो एडिशनल अमाउंट बी कमा रहा है, इसे हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलेंगे बच्चे। ये जो है हमारा बी के लिए सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट का मतलब जितना कोई भी नॉर्मल एवरेज जो कमा सकते हैं उससे जितना ज्यादा कमा लेता है उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। क्या मतलब, फिर से एक बार समझते हैं। कोई भी बिजनेस अगर एक नॉर्मल तरीके से कुछ अमाउंट कमा सकता है तो वो तो हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अगर कोई अपनी अच्छी सर्विसेज और गुडविल की वजह से ज्यादा कमा रहा है तो वो जितना ज्यादा कमा रहा है उस ज्यादा वाले अमाउंट को, उस एडिशनल अमाउंट को हम लोग सुपर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया कि सुपर प्रॉफिट क्या है, कि जितना अमाउंट अपनी गुडविल की वजह से हम ज्यादा कमाते हैं, एडिशनल कमा लेते हैं, वो हमारा सुपर प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने ये दो बातें समझ ली। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो गुडविल का फॉर्मूला अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, जो जितना भी हम लोग ज्यादा कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा कमा लेते हैं उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, तो हमारे पास गुडविल निकल के आती है। अब सुपर प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है, देखिए सुपर प्रॉफिट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। देखिए यहां पर ये एवरेज प्रॉफिट इसका कितना है, 25,000 रुपीज, यानी एवरेज प्रॉफिट का मतलब वो कितना कमा लेता है। तो बी कितना कमा लेता है, 25,000 रुपीज कमा लेता है। जबकि नॉर्मल प्रॉफिट, ये देखिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मली कोई भी अगर पर्सन इस तरह का काम करेगा तो कितना कमा लेगा, 10,000 रुपये कमा लेगा। तो मैंने अपने इस एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो यहां पर हमने सुपर प्रॉफिट का मतलब समझ लिया। तो चलिए, अब नॉर्मल प्रॉफिट तक हम लोगों ने समझ लिया है, हमने एनआरआर को समझ लिया है, हमने सुपर प्रॉफिट को समझ लिया। अब इससे बेसिस पर किस तरह से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं पहले उनको समझते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे। चलिए, तो इस एग्जाम्पल को एक बार समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल क्या बोलता है, XYZ लिमिटेड हैज अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, दे अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 years एज 10,000, 20,000 एंड 30,000। नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल इज 10%, यानी एनआरआर जो हमें गिवन है वो 10% का गिवन है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years। इसका मतलब हमारा जो नंबर ऑफ रिटर्न है, सॉरी नंबर ऑफ परचेज प्राइस है वो 3 years का है, और हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, जिसमें हमें 3 साल के प्रॉफिट जो कि हमें 10,000, 20,000 एंड 30,000 गिवन है उसके हिसाब से हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन को। देखिए सबसे पहले हमारे को गुडविल निकालनी है, तो हमें गुडविल का फॉर्मूला याद हो गया होगा अब। तो सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये हो गया हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला। क्योंकि अभी हमारे पास सुपर प्रॉफिट नहीं है तो हमें पहले वेट करना पड़ेगा, हमें पहले सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, क्या होगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चे एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, राइट।
अब एवरेज प्रॉफिट कहां से पता चलेगा आपको? एवरेज प्रॉफिट आपको इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट? तो नॉर्मल प्रॉफिट भी अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां पर एक चीज आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हमें एक्चुअल में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना होता है, राइट। लेकिन अगर आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन होगा तो जितना भी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है उसी को हम लोग एवरेज कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल इन केस इफ देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। अगर वो गिवन होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल तो आपको मालूम है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करके हम लोग एवरेज कैपिटल को निकाल सकते हैं। तो चलिए इस केस में हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है इंटू एन आर अपॉन में 100। तो ये होता है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए अब यहां पर अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट को निकालूं तो नॉर्मल प्रॉफिट में हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 1 लाख रुपीज की इंटू एनआरआर जो हमारे पास गिवन है वो 10 गिवन है बेटा अपॉन में 100, राइट। तो इसका मतलब यहां पर जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आता है वो कितना आता है 10,000 रुपीज का। तो 10,000 रुपीज इज व्हाट माय नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है इस केस में? तो अगर आप एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें तो यहां पर देख लेते हैं हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 10,000 फर्स्ट ईयर का, 20,000 इज फॉर सेकेंड ईयर एंड 30,000 इज फॉर थर्ड ईयर जो कि हमें गिवन है पॉन में 3। तो यहां पर हमारे पास 20,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा, ठीक है। तो इस 20,000 रुपीज के एवरेज प्रॉफिट को मुझे यहां पर यूज करना है सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए। तो देखिए जी सुपर प्रॉफिट कैसे निकला। तो एवरेज प्रॉफिट इज 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी हमने निकाला 10,000। तो इसका मतलब जो हमारा सुपर प्रॉफिट है वो कितना आ गया बच्चे? सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपीज का। तो यहां पर हमारे पास 10,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट निकाल लिया हमने। अब इस सुपर प्रॉफिट को हम लोगों ने यहां पे यूज किया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि हमारे पास गिवन है 3 इयर्स। तो इनटू 3 कर देंगे तो इसका मतलब जो हमारी गुडविल है वो 30,000 रुपीज की वैल्यू आ जाएगी। ये होगा हमारा आंसर। इस तरह से हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करना है बच्चे। अब हमने एक सिंपल से एग्जांपल से ये तो समझ लिया कि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करके कैसे गुडविल को निकालना है, ठीक है। उसमें हमने सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला, नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने उन बाकी के फॉर्मूलाज के साथ जहां पर एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करनी है। देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूं तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तभी हमें निकालना होगा क्वेश्चन में जब हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल दोनों गिवन होंगे। अगर हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल मिल जाते हैं हमें तो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालेंगे। लेकिन इन केस अगर क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल दोनों गिवन नहीं होते तो हम जो भी हमें कैपिटल गिवन होगा उसी को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे, ठीक है। तो बड़े सिंपल सा लॉजिक हो गया। अगर दोनों गिवन है तो इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो जो भी हमें कैपिटल गिवन है उसी को हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है? देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मली क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से नहीं बताएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा घुमा फिरा करके डेटा देगा और आपको उस कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के यहां पर हमारे पास दो फॉर्मूलास हैं बच्चे, दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। हम दोनों मेथड्स को हमें यहां पर समझना पड़ेगा और उसके बेसिस पर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से दो मेथड्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के लिए। तो देखिए यहां पर मैंने आपके लिए दो फॉर्मूलास लिखे हुए हैं बेटा। यहां पर जो दोनों मेथड्स हैं इन दोनों मेथड्स में एक मेथड है लायबिलिटी साइड अप्रोच का और एक है एसेट साइड अप्रोच का। क्या होता है इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए पहले बात करते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच की। लायबिलिटी साइड अप्रोच में अगर आप देखेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है जितना भी हमारे पास कैपिटल गिवन है उसमें ऐड करना है आपको रिजर्व्स को और माइनस कर देंगे गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जब हम लोग लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालेंगे। तो इसको समझते हैं पहले। देखिए इसको समझाने के लिए आपके पास ये एक बैलेंस शीट गिवन है बेटा। देखिए
अब इस बैलेंस शीट में अगर आप देखो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है हमें, और यहां पर जो कैपिटल है सबसे पहला कंपोनेंट है कैपिटल, तो वो कैपिटल मेरे पास यहां पर गिवन है, राइट। तो मैं इस केस में यहां पर ये कैपिटल को कंसीडर करूंगा बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच से जा रहा हूं, तो मेरे पास सबसे पहले यहां पर कैपिटल को लेना है मुझे, तो मैंने यहां पर कैपिटल ले लिया। इसमें मुझे ऐड करना है रिजर्व्स को, तो ये जो रिजर्व्स है ये वाला रिजर्व्स, इसको भी मैं यहां पर ऐड कर लूंगा बेटा, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया। इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे माइनस करना होगा यहां से, ये देखिए ये गुडविल को, ये गुडविल मेरे पास गिवन है इस बैलेंस शीट में। आपको ये याद होगा AS 26 में हम लोगों ने देखा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में, कि अगर गुडविल पहले से बुक्स में है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस गुडविल को हमने परचेज किया हुआ होगा। तो ये जो गुडविल है नॉर्मली हमारी बुक्स पर नहीं होती है अनटिल अनलेस हमने इसको पहले से परचेज ना किया हुआ हो, लेकिन अगर गिवन है तो फिर हमें उसको यहां पर लेस करना पड़ेगा, राइट। फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू जीरो होती है, तो जिसमें ये एक एग्जांपल है हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का। तो ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो भी गिवन होगा, जिस तरह का भी फिक्टिशियस एसेट्स हमारे पास गिवन होगा, जिसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, अगर ये गिवन होगा तो ये भी हमारा यहां से ये लेस हो जाएगा, ये वाला अमाउंट भी, राइट। और इसके साथ साथ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी मुझे माइनस करना है, तो हमारी इस बैलेंस शीट में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपीज की गिवन है, तो इसको भी मुझे यहां से लेस करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये जो बैलेंस शीट गिवन है, इसमें से आपने इस लाइबिलिटी साइड में से कैपिटल और रिजर्व्स को उठा लिया है, और ये जितने भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं इनको हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो इनको हम लोग यहां पर हटा देंगे, इनको हम छोड़ देंगे। हमने यहां से ये तीन चीजें लिया है जिसको हमने माइनस किया है, और यहां से इन दो चीजों को लिया है जिसको हमने प्लस करा है, और इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो ये तो हो गई हमारी एक अप्रोच, दिस इज वन ऑफ द अप्रोच जहां पर हम लोग लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालेंगे। अब सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं। देखो सेकंड मेथड में एसेट साइड अप्रोच की बात की गई है। एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमारे पास जितने भी एसेट्स होंगे, ऑल एसेट्स, हम उन सारे एसेट्स को लेंगे जिसमें तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी तीन एसेट्स नहीं होनी चाहिए? गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इन तीनों को छोड़ करके बाकी के जितने भी हमारे पास एसेट्स होंगे हम उन सबको लेंगे, और उसमें से माइनस क्या कर देंगे? आउटसाइड लायबिलिटीज। तो चलो इसमें देख लेते हैं। यहां पर इन तीनों को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो मेरे पास सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स बचते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरह से इसको ड्रॉ कर देता हूं, बादल बना देता हूं इसमें। तो ये जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। अब मैंने इस फिक्स्ड एसेट्स का ये वाला अमाउंट ले लिया बेटा, ठीक है। और दूसरी तरफ मुझे इसमें से माइनस क्या करना है? आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो ये आउटसाइडर लायबिलिटीज है मेरे पास, तो मैंने इन आउटसाइडर लायबिलिटीज को ले लिया बच्चे यहां से, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों तरह के फॉर्मूला हमने यहां पर समझ लिए। इस बैलेंस शीट में सब कुछ यूज हो गया। एक फॉर्मूला हमने जब समझा था उसमें कैपिटल और रिजर्व्स को लिया था, और उसमें से इन तीनों को माइनस कर दिया था, राइट। और दूसरे अप्रोच में इस फिक्स्ड एसेट्स में से, यानी ये जितने भी मेरे एसेट्स हैं एक्सेप्ट दीज थ्री, इन एसेट्स में से मैंने आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस करना है। तो ये दोनों अप्रोचेस हो सकती हैं। आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन दे सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको सिर्फ एसेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन ही दे क्वेश्चन में, तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और हो सकता है क्वेश्चन आपको कैपिटल और रिजर्व्स के बारे में पहले इंफॉर्मेशन दे दे, और इनमें से कुछ अगर दे सकता होगा तो वो दे दे, तो आपको फिर लायबिलिटी साइड अप्रोच की मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो ये दोनों में से किसी भी मेथड को यूज करना पड़ सकता है आपको, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। तो आपको ये दोनों ही समझ में आने चाहिए, दोनों ही याद होने चाहिए, राइट। तो चलिए, अब अगर इसको आप देखना चाहें, चेक करना चाहें कि कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों के केसेस में कितना कितना निकलता, चलो एक बार उसको जल्दी से देख लेते हैं। अगर इस केस में मैं देखूं, पहले लायबिलिटी साइड अप्रोच की बात करें, तो यहां पर जो मेरा कैपिटल गिवन है वो है 1,25,000 रुपीज का, प्लस यहां पर जो रिजर्व गिवन है वो 75,000 रुपीज के गिवन है, 75,000 रुपीज के रिजर्व गिवन है। इसमें से मुझे माइनस क्या करना है बेटा? मुझे यहां से माइनस करना है इन तीनों के सम को। तो सबसे पहले 15,000 रुपीज प्लस फिक्टिशियस एसेट्स जो हमारे पास गिवन है वो 20,000 रुपीज, प्लस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 25,000 रुपीज। तो यहां पर मैंने इन तीनों को यहां से माइनस कर दिया, इन दोनों के सम से इन तीनों को माइनस कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 लाख माइनस इनका सम कितना हो गया बच्चे? 60,000,
तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो मेरे पास यहाँ पर निकल करके आया वो आया 1,40,000 रुपीज़। तो ये हो गया मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। इसी तरह से हम लोग जरा एसेट साइड अप्रोच की भी बात कर लेते हैं। एसेट साइड अप्रोच में जो मेरे पास ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड एसेट जो कि हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, तो इस केस में 1,90,000 रुपीज़ है, ठीक है। माइनस मुझे इसमें से करना है आउटसाइडर लाइबिलिटीज, और आउटसाइडर लाइबिलिटीज में क्या क्या है चलिए इनको भी देख लेते हैं। आउटसाइडर लाइबिलिटीज में मेरे पास है 12,500, 7,500 एंड 30,000। तो ये है हमारे पास आउटसाइडर लाइबिलिटीज। अगर आप इसको कंप्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1,90,000 माइनस इनका सम है 50,000। अब देखिए, अब इनको जब आपने टोटल किया तो यहां पर भी आ गया 1,40,000। तो दोनों मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड सेम निकला, 1,40,000 इधर से भी निकला, 1,40,000 इधर से भी निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है वो निकलेगा ही, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से किसी भी एक मेथड को यूज करना पड़ सकता है जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। आपको इसी तरह से बैलेंस शीट का कुछ डेटा दे सकता है क्वेश्चन, या फिर इनमें से कुछ एक कंपोनेंट्स बता सकता है क्वेश्चन, तो उसको यूज करके आपको कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गई बात कैपिटल एम्प्लॉयड को आपने कैसे निकालना है। अब इसके बेसिस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि कैसे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ साथ गुडविल को निकालना होगा। देखिए, अरुण एंटरप्राइजेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स। यानी यहां पर हमारे पास पिछले कुछ सालों का एक एवरेज प्रॉफिट दे रखा, तो ये एवरेज प्रॉफिट मिल गया हमें 1 लाख रुपीज का। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस 10%, यानी एनआरआर जो होगा इस बिजनेस में वो 10% का गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज, यानी 3 इयर्स परचेज प्राइस हमें यहां पर गिवन है। एसेट्स गिवन है हमारे बिजनेस के 10 लाख रुपीस के, एंड आउटसाइडर लाइबिलिटीज आर 1,80,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होगी इस केस में वो एसेट साइड अप्रोच से निकालनी होगी, क्योंकि हमारे पास कंटेंट ही वैसा गिवन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे निकले। देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पर गुडविल निकालनी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गुडविल के फॉर्मूला को एक बार लिख लेते हैं। तो गुडविल का फॉर्मूला हमारे पास इस केस में क्या होता है बच्चे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये तो हो गया हमारा गुडविल का फॉर्मूला। अब इस गुडविल के फॉर्मूला को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए सुपर प्रॉफिट। तो चलिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं पहले। तो ये फॉर्मूलाज बच्चे अब आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अगर ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो फिर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो इस तरह से आपको निकालना होगा सुपर प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट क्या है वो हमें 10,000 रुपीज यहां पर गिवन है, सॉरी 1 लाख रुपीज यहां पर हमें गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट को हमें निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी एक बार पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन में 100, राइट। तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। अब इससे हमें आगे बढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे निकालेंगे, तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है वो हमें एसेट साइड अप्रोच से निकालना है। तो एसेट साइड अप्रोच में आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया था बच्चे, कि जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं, तो जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं उसमें से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, यानी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को माइनस करके हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। क्योंकि यहां पर मेरे पास एसेट्स की वैल्यू भी गिवन है और आउटसाइडर लाइबिलिटीज की भी गिवन है। यहां पर मेरे पास ना तो फिक्टिशियस एसेट्स गिवन है, ना ही मेरे पास गुडविल गिवन है, और ना ही मेरे पास कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की कोई बात की गई है। तो अगर कोई बात नहीं की गई तो हम लोग डायरेक्ट इस एसेट्स को ले लेंगे और उसके साथ में माइनस कर देंगे इसमें से आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो चलिए, तो एसेट्स की वैल्यू है 10 लाख रुपीज, माइनस में आउटसाइडर लाइबिलिटीज है 1,80,000,
थाउजेंड। तो इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास 8,20,000 रुपीज़ का कैपिटल एम्प्लॉयड निकल करके आ जाएगा, राइट। तो ये 8,20,000 रुपीज़ का कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास आ गया। अब इस 8,20,000 रुपीज़ को यहाँ पर हमें एनआरआर के रूप में यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 8,20,000 इंटू एनआरआर कितना गिवन है बच्चे हमें, इस केस में हमें एनआरआर यहाँ पर गिवन है 10% का, तो इंटू 10/100। तो इसका मतलब 82,000 रुपीज़ का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ गया। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को हमें कहाँ पर यूज़ करना होगा, सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए। तो देखें एवरेज प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1,00,000 रुपये का, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ही हमें गिवन है 1,00,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट, माइनस हमने नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाला है 82,000 रुपीज़ का। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18,000 रुपीज़ का। तो 18,000 रुपीज़ इज़ व्हाट माई सुपर प्रॉफिट इज़। अब क्योंकि हमारे पास सुपर प्रॉफिट 18,000 रुपीज़ आ गया है तो आपको इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस जो कि हमारे पास कितना गिवन है 3, तो उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि होगी 54,000। तो दिस इज़ व्हाट माई आंसर इज। तो देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन आया था उसमें हमें एसेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटीज के बारे में बताया था, तो उसको हमने यहाँ पर यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चे। अब इससे रिलेटेड टीएस ग्रेवाल के जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं हमारी बुक के अंदर, हम उन सबको एक एक करके ट्राई करेंगे एक अलग वीडियो में। अभी हम इसके बाद हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे हमें गुडविल निकालिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे गुडविल को निकाला जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब समझते हैं कि कैसे गुडविल का वैल्यूएशन होगा अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो डिफरेंट मेथड्स हमें समझने पड़ेंगे, जिसमें फर्स्ट मेथड होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैसे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। देखिए जब हम लोग बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा। देखिए अगर आपको यहाँ पर गुडविल निकालनी है तो गुडविल का एक डिफरेंट फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, जिसमें आप मेरे साथ साथ लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म और उसमें से माइनस करना पड़ेगा जितना भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चे, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम लोगों ने निकालना सीख लिया था अभी। अब हमें समझना है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म का क्या मतलब है। देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म को निकालने के लिए भी आपको एक फॉर्मूला का यूज करना है। तो देखते हैं पहले वो फॉर्मूला क्या है। तो जब मुझे बात करनी होगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू, यहां पर आपको जितना भी आपके पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है, जितना भी आपके पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है उसको 100/NRR आपको करना होगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म को निकाल सकते हैं। चलिए इसको जरा समझ लेते हैं ये है क्या। इसको समझने के लिए वही वाला एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोगों ने शॉप ए और शॉप बी की बात करी थी। देखिए बच्चे मैंने आपको बताया था कि शॉप ए है एक और एक है शॉप बी, ठीक है। ये दोनों की दोनों जो शॉप्स हैं वो एक जैसे बिजनेस में हैं, दोनों ने एक ही जैसा इन्वेस्टमेंट किया है। मान लेते हैं 10 लाख रुपीज़ का इन्होंने दोनों ने अपना अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 10 लाख रुपए ए ने लगाया हुआ है और 10 ही लाख रुपए बी ने भी लगाया हुआ है। एक जैसा बिजनेस है, एक जैसी लोकेशन पर ये लोग काम कर रहे हैं। अब हमने ये समझा था कि मान लेते हैं कि शॉप ए ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपया कमा लेती है, ठीक है। शॉप ए कितना कमा लेती है 1 लाख रुपए। और इसी तरह से अगर मैं शॉप बी की बात करूं तो वो 2,50,000 यानी 2,50,000 रुपीज का अर्निंग वो कर लेती है। तो यहां पर जबकि दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, सेम लोकेशन पर है, फिर भी ये दोनों अलग अलग अमाउंट कमा रहे हैं। ये हमने समझा था कि क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि बी अच्छी सर्विसेज देता है जिसकी वजह से उसके पास कस्टमर्स रिटर्न होकर के आते हैं, यानी उसकी मार्केट में गुडविल बन गई है, ठीक है। तो उसकी मेहनत की वजह से उसकी जो गुडविल बनी है वहां से उसके पास कस्टमर्स रिटर्न होकर के आते हैं, इस वजह से
वो जहां पर ए नॉर्मल तरीके से काम करता है, बिना ज़्यादा सर्विसेज अच्छी दिए 1 लाख रुपए कमाता है, तो बी अपनी सर्विसेज की वजह से, अपनी गुडविल की वजह से 2,50,000 रुपीज़ कमा लेता है, राइट। तो यहां तक तो हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड में भी समझ लिया था। अब एक्चुअल में ए क्या चाहता है? ए चाहता है कि वो भी अब 2,50,000 रुपीज अर्न करे। ए का भी मन कर रहा है कि वो भी 2,50,000 रुपीज कमाए, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि वो सर्विसेज नहीं दे सकता, उसकी कोई मार्केट में गुडविल नहीं है, उसके पास कस्टमर बार बार नहीं आता, रिटर्न होकर के नहीं आता, तो वो 2,50,000 रुपीज कैसे कमाएगा? तो बड़ी डेफिनेट सी बात है। अगर मैं यहां पर इस रेशो को देखूं तो अगर कोई भी पर्सन इस तरह के बिजनेस में 10 लाख रुपीस लगा देता है और सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं भी देता, तो भी वो कितना पैसा कमा रहा है? 1 लाख रुपीस कमा रहा है। इसका मतलब यहां पर कहीं ना कहीं 10% का आपको NRR मिल रहा है बच्चे, राइट। तो कोई भी अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देगा तो उसको 1 लाख रुपए तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब ए चाहता है कि वो 2,50,000 रुपए कमाए, लेकिन यहां पर एक बात हमें पता है कि इसकी गुडविल नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको अपनी कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कितनी कैपिटल लगाए कि वो भी 2,50,000 रुपीज कमा सके? देखो, या तो गुडविल होती इसके पास तो उसको कैपिटल कम लगाना पड़ता, क्योंकि अब इसके पास गुडविल नहीं है तो इसको अपना कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, अपने बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि वो भी वो अमाउंट कमा सके जो कि बी कमा रहा है। तो यहां पर ये जो कैपिटल उसको लगाना पड़ेगा, उस कैपिटल की कैलकुलेशन हमें करनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो देखिए यहां पर कैसे निकालेंगे, इस एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर जो इसका एवरेज प्रॉफिट कमाना चाहता है, ये एवरेज प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है? ये कमाना चाहता है 2,50,000 रुपीज का, जबकि हमारे पास फॉर्मूला में गिवन है 100/NRR, और NRR हमारा यहां पर कितना है? 10 का, ठीक है। तो अगर आप इस हिसाब से देखेंगे तो आप यहां पे पता लगा पाएंगे कि कितना कैपिटल ए को लगाना पड़ेगा कि वो भी 2,50,000 रुपीज कमा सके। तो यहां पर 25 लाख रुपीज का कैपिटल उसको लगाना पड़ेगा अगर उसको भी 2,50,000 रुपए कमाना है। तो ये जो 25 लाख रुपए का कैपिटल अगर लगा लेता है तो वो भी 2,50,000 रुपए कमा पाएगा। तो ये होता है हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कि किसी भी पर्सन को अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को कमाना है तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, हम इसमें उस चीज की कैलकुलेशन को करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम लोगों को ये समझ में आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालना है, ठीक है, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म का क्या मतलब है, राइट। अब अगर हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकल आएगी तो उसमें से हम लोग अगर कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे तो इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पर अब समझते हैं। अब जरा बात करते हैं शॉप बी की। तो अब शॉप बी की कितनी गुडविल है, अगर मुझे ये निकालना है इस केस में, तो हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है, यानी 2,50,000 रुपए कमाने के लिए इस NRR पर, जो कि इस इंडस्ट्री में चलता है, उसके लिए कितना अमाउंट कमाना पड़ेगा, कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा अपने बिजनेस में? वो है 25 लाख रुपए, ठीक है। तो 25 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। इस 25 लाख रुपीस में से अगर मैं माइनस कर दूं कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि इसने अभी तक लगाया हुआ है, तो इसने कितना लगाया हुआ है? इसने तो लगाया हुआ 10 लाख। तो 10 लाख रुपए को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू 15 लाख रुपीस। तो 15 लाख रुपीस की हमारी इस केस में गुडविल आ जाएगी बच्चे, ठीक है। तो चलिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालना है ये हम लोगों ने समझ लिया है इस एग्जांपल के साथ, जहां पर हमें दो फार्मूलाज का ध्यान में रखना है। एक तो गुडविल का फार्मूला जिसमें कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड आपको करना पड़ेगा, और कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR को यूज करना पड़ेगा। और इस पूरे एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने समझा कि किस तरह से हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं और उसके बाद कैसे हमारी गुडविल आएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए ये और भी सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो स्टूडेंट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है। देखिए इसमें आपको सिंपल से 2 स्टेप्स को फॉलो करना है।
पहला स्टेप है आपको यहाँ पर सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेनी है, यानी आपको सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है। सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं ये हम लोग अभी समझ चुके हैं कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट मान लेते हैं हमारा 50,000 रुपीज़ आया, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके लिए समझाने के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा सुपर प्रॉफिट 50,000 रुपीज़ आया। सेकेंड स्टेप में आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। अब गुडविल का यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट, उसमें गुडविल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो यहां पर ये फॉर्मूला होगा जो कि आपको गुडविल निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत ही सिंपल है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है वो हम लोग अभी पिछले सेशन में समझ चुके हैं, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट पहले निकालेंगे। मान के चलते हैं हमारा सुपर प्रॉफिट 50,000 रुपीज निकला और हमारे पास 10% का NRR गिवन है अगर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास गुडविल कैसे निकल के आएगी। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट है मेरा इस एग्जांपल में 50,000 इंटू 100 अपॉन में 10, दैट इज माई NRR। तो इस केस में जो हमारे पास गुडविल आ जाएगी वो आ जाएगी 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 5 लाख रुपीज की आपकी गुडविल होगी अगर आपका सुपर प्रॉफिट 50,000 रुपीज है और NRR 10,000 रुपीज है। तो आपको इस बेसिक से सिंपल से फॉर्मूला को याद रखना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में। बस फर्स्ट स्टेप में आपको पूरा सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया इस वीडियो में शुरू में। तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड पहले यूज करना है कि कैसे सुपर प्रॉफिट निकाला जाए, और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद आपको इस गुडविल के फॉर्मूला से गुडविल को निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां तक के हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। अब इनसे रिलेटेड यानी सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड जितने भी हमारे TS ग्रेवाल की बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, अब हम लोग उनको एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।